अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं सुमीत जैन साहब और जिनकी बैटरी खत्म होने लगी है। मेरी बैटरी कभी खत्म नहीं होती आरज़ू जी, चिंता मत कीजिए। आप अपना सोचिए, आज 10 आप तारीख है, कल आपके कंट्री का दिन था, पता है आपको? 9 बिल्कुल मई, था, वो वर्ल्ड बिल्कुल था। डंकी डे बुलाया जाता है उसको, ऐसे ही नहीं बुलाया जाता। लेकिन आप कह रहे थे ना कि आपकी बैटरी खत्म हो रही है, तो मैंने कहा ऑडियंस को बता दो कि हम जल्दी-जल्दी शो कर रहे हैं, वरना सर की बैटरी खत्म हो रही है, वो भी सुबह ही सुबह। लेकिन नहीं, उनके मोबाइल की बात कर रहे थे वो। लेकिन अगर हम चाइना की बात करें सर, ब बड़ा चर्चा है मतलब आपके भी कह सकती हूँ ना प्रेज़िडेंट आप वही हैं तो, क्या करें? तो आजकल बड़े घूम फिर रहे हैं, फ्रांस गए, कैसे देख रहे हैं आप उनके विज़िट को? देखिए ससुर जी गए हैं, खुशी तो होती है कि कंट्री में ससुर नहीं हो तो अच्छा लगता है कि अब मैं अपनी मनमर्ज़ी कर सकता हूँ कंट्री में हुँ, बैठकर। तो एक तो ये बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए। दूसरा, चाइना का जो प्रेज़िडेंट है, जनरली अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। बहुत ज़रूरत पड़े, किसी से पैसे-वूसे लेने हो तो ही निकलते हैं, अदरवाइज़ लेते नहीं हैं। और जहाँ पे पता हो कि पैसे मिलने ही नहीं है, जैसे पाकिस्तान, तो आते ही नहीं हैं। तो एक तो इनका आपको समझना चाहिए कि प्रेज़िडेंट ऑफ चाइना कब बाहर जाता है। दूसरा, आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि प्रेज़िडेंट ये काम कैसे करता है। देखिए, पहली बात ये है, ये जो चाइना का प्रेज़िडेंट है, ये बाहर तब जाते हैं जब इनकी पोज़ीशन सामने वाले के कंपैरिज़न में कुछ स्ट्रॉन्ग हो। अब आप बोलेंगे यार चाइना की तो इकोनॉमी बड़ी डाउन है, तो इनकी पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई? उन्हें मालूम है कि यूरोप डूब रहा है, चाइना का सहारा चाहिए, चाइना से पैसे भी चाहिए। तो इसलिए ये परफेक्ट टाइम है जब सामने वाला टूटा हुआ हो, तब उसके कंट्री में जाना चाहिए। अब वहाँ जाकर चाइना के स्टाइल बताता हूँ मैं कि काम कैसे करता है। चाइना कभी भी जाकर और ये इस बात जो मैं बोलने वाला हूँ, ये पाकिस्तानियों से ज़्यादा बेटर कोई और समझ नहीं सकता। मैं उदाहरण के साथ, एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊँगा। जब चाइना जाता है, तो कभी भी जैसे भारत का प्रधानमंत्री जाता है बाहर, हमेशा बोलेगा आप आइए, हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कीजिए, हमारी इंडस्ट्री बढ़ाइए, हम आपको ये देंगे, वो देंगे। चाइना ऐसे काम नहीं करता। चाइना करता है पहले जाके देता है, भैया मैं आपके यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने वाला हूँ, किसको चाहिए? अब आप बताइए बिलियंस ऑफ डॉलर्स कोई अनाउंस कर दे, तो सामने वाले के मुँह में तो पानी आएगा ही। अब पाकिस्तान पे आते हैं, यही आपके साथ भी हुआ। इन्होंने बोला हमने जी 50-60 बिलियन डॉलर आपके मुँह पे मारने हैं। आपने बोला मुँह टूट जाए, लेकिन डॉलर आने दो। आपने भी ले लिए, लेकिन वो पैसे तो ले लिए, उसके बाद आपकी आधी कंट्री तो चाइना के हाथ गिरवी रख दिया आपने। तो ये हालत है पाकिस्तान की। यूरोप के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया कि ਅਸੀਂ आए हैं ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे देने ਲਈ। आप बताइए कौन-सी इंडस्ट्री में पैसे चाहिए? हम लगाने को तैयार हैं। अब रीज़न क्या था? यूरोप टूटा हुआ है, यूरोप को पैसे चाहिए, लेकिन चाइना को भी यूरोप की ज़रूरत है क्योंकि इन्होंने वहाँ पर अपना माल बेचना है। चाइना के पास पहले क्या था कि चम्मच-बाल्टियाँ बनाने वाली फैक्ट्रियाँ थी, ये सारी दुनिया को चमचे बेचते थे। अब भारतीयों को, पाकिस्तानियों को चमचों की तो ज़रूरत नहीं है, हमारे पास खुद के ही चम्मच बहुत बड़े बथेरे हैं। तो इन्होंने बोला यार अब चम्मच तो बिकने बंद हो गए हमारे भारत में, पाकिस्तान में, अब यूरोप यूरोप वालों को चमचे-बाल्टियाँ बेचनी शुरू की जाए। यूरोप ने भी बोल दिया कि हमें चमचों की ज़रूरत नहीं है, हम दुखी हैं चमचों से, हमें कुछ और दे दीजिए आप। तो चाइना चाहता था कि इनकी जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री आज की डेट में वो कार मैन्युफैक्चरिंग है, वो भी इलेक्ट्रिक कार व्हीकल्स। चाइना चाहता है कि वो सारी कार्स ये यूरोप को बेचे। यूरोप उनको इंपोर्ट नहीं करने दे रहा क्योंकि यूरोप की खुद की जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग वो डूब रही हैं। तो चाइनीज़ प्रेज़िडेंट वहाँ गया है, पहले डॉलर फेंका उनके मुँह पे जैसे आपके मार फेंका था, तभी आपका मुँह अभी तक लाल दिख रहा है। और उसके बाद इन्होंने यूरोप को भी वही दिया कि जैसे आरज़ू काज़मी फँस गई थी, अपने पापा को बोला, "पापा पैसे ले लो।" अब पापा ने पैसे ले लिए, अब यही काम यूरोप वाले भी हो सकता है कर लें। तो यूरोप ने पैसे ले लिए हैं, उधर से अब बातचीत शुरू हो गई है कि गाड़ियों के ऊपर जो रोक है, जो रोका हो गया है चाइनीज़ गाड़ियों को यूरोप में बेचने के लिए, उसको कैसे शुरू कराया जाए। अब चाइना ने एक तो पैसे फेंक दिए, दूसरा साथ में एक और फ़ॉर्मूला भी दे दिया, क्योंकि चाइना तो देता तो छप्पड़ फाड़ के देता है ना। इनको बोल दिया कि आपको अब जो कुत्ते बन के रह रहे हैं ना आप, यूरोप को बोल रहे हैं, डोंट बिकम समबडीज़ डॉग। आपको अब आपके और अमेरिका के बीच में एक ब्रिज बना दीजिए
और ब्रिज होगा चाइनीज़ ब्रिज। अब उसकी क्या वैलिडिटी होगी आप समझ सकते हैं कि हुँ, कब ब्रिज गिर जाएगा, कब आग लग जाएगी, कब क्या हो हुँ, जाएगा, वो तो वक़्त बताएगा। लेकिन इन्होंने बोल दिया कि आपके और अमेरिका के बीच में आपको बैलेंसिंग फैक्टर करना पड़ेगा, बैलेंस मैं कर सकता हूँ। तो एक तो इनको ये वही फ़ॉर्मूला दे दिया जो इन्होंने सऊदी अरेबिया और ईरान को भी दिया था कि भई आपको बैलेंस करना है, मैं कर सकता हूँ। अब आपको किसी की दादागिरी सहन करने की ज़रूरत नहीं है। रशिया यूक्रेन के बीच में भी इन्होंने यही किया, इज़राइल हमास के बीच में भी यही बैलेंसिंग फैक्टर, यानी कि कहीं भी बैलेंस करना है, तो चाइनीज़ पुल के ऊपर आप बैलेंस कर सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं, पाकिस्तान वालों को चाइनीज़ पुल की कितनी वैलिडिटी होती है, आपसे ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता। लेकिन सर एक तरफ तो चाइनीज़ इकोनॉमी को कहा जा रहा है बार-बार कि जी वो खराब होती जा रही है। ख़ैर कुछ लोग तो वो बहुत पहले से कह रहे थे कि खराब हो रही है। लेकिन 3 साल दूसरी से 3 साल से फेंक रहे हैं। आजकल दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं फेंकना बंद कर दिया या आपने सुनना बंद कर दिया, कुछ तो हुआ है। लेकिन सर सरवाइव कैसे कर रहा है चाइना? क्योंकि बहरहाल एक बड़ी कंट्री है और उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। भारत के साथ भी उसकी कुछ ना कुछ टेंशन रहती है और पाकिस्तान को भी वो एक तरह से इस्तेमाल करता है, जो भी देता है पाकिस्तान को, उसको भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल करता है कि हमारे से कोई स्टेटमेंट चली जाए, कभी कुछ। तो आपके ख्याल से फिर सरवाइव कैसे कर रहा है अगर इतनी ही खराब इकोनॉमी चलती जा रही है तो? आशु जी, पहली बात ये है कि सारी दुनिया को चाइना हमेशा कुछ देता है फिर लेता है। लेकिन आपके साथ ऐसा हो गया है कि दिए थे आपको डॉलर और आपसे गधे खरीद रहा है। क्योंकि ये तो हालत हो गई है, तभी मुझे लगता है जो वर्ल्ड डंकी डे 9 तारीख को मनाया जाता है, वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आपने चाइना को भी गधा बना दिया। अब एज़ फार एज़ चाइनीज़ इकोनॉमी इज़ कंसर्न्ड, वो चल कैसे रही है, सर्वाइव कैसे कर रही है। एक तो आपके गधे यहाँ पर क्योंकि सस्ते में खरीदे जाते हैं, यहाँ पर महँगे बिकते हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर क्योंकि यहाँ पर स्पेशल शॉप होती है डंकी मीट शॉप्स। वो वहाँ पर वो सारे जो है गधे जो सस्ते में आए थे उससे थोड़ी-सी इकोनॉमी को सपोर्ट मिल जाती है। क्योंकि माल आपने सस्ते में खरीदा, महँगे में बेच रहे हैं तो पैसे बन जाते हैं कंट्री को। एक तो आपका बड़ा-बड़ा शुक्रिया मैं करना चाहता हूँ, आपके कारण यहाँ की कंट्री बची हुई है। नहीं तो अब तक तो 3 साल पहले ही ये इसके टुकड़े हो जाने थे और ये हो जाना था, वो हो जाना जो हम फेंको की बात सुनते रहते हैं। अब आते हैं कि इकोनॉमी बेसिकली क्या है, जब इतनी बड़ी कंट्री होती है और भाई पाकिस्तान जैसा कंट्री जिसके पास ना कुछ देने को है, ना लेने को है, सिर्फ़ डॉलर लेने के लिए है और कुछ भी नहीं है, वो उसका कुछ नहीं हुआ। श्रीलंका डूब गया, बैंकरप्ट हो गया, उसका कुछ नहीं हुआ, तो चाइना का कैसे हो जाएगा? लोगों को समझ नहीं आती बात की। चाइना ने क्या किया है कि हर एक कंट्री के अंदर 3 या 4 पिलर होते हैं जो कंट्री को चलाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग थी यहाँ पर, नीचे है, कम है। एक्सपोर्ट्स है, कम है, सर्विसेज़ सेक्टर्स होते हैं, कम है। वैसे ये बातें आपको समझ नहीं आएँगी क्योंकि आपने ये कभी सुना ही नहीं भारत पाकिस्तान के अंदर, तो मैं फिर भी बता देता हूँ कि हो सकता है कोई और किसी को समझ आ जाए। और जो छोटे-मोटे जर्नलिस्ट आपकी कंट्री में, उनसे पूछ लेना, हो सकता है उनको पता हो कि मैं क्या बातें बोल रहा हूँ। तो हम आते हैं आखिरी पिलर पे। चाइना जो है आज की डेट में, वो एक एक शुतुरमुर्ग बोलते हैं जो एक ही पैर के ऊपर खड़ा होता है, वो वाला हाल हो गया है चाइना का। चाइना ने हेवीली इन्वेस्ट करना शुरू किया कुछ साल पहले कि हम अब तेल की मार्केट से बाहर निकलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएँगे, सोलर के ऊपर जाएँगे, हाइड्रोजन के ऊपर जाएँगे। इन्होंने एनर्जी सेक्टर में एंटर करना शुरू कर दिया। चाइना ने एक फ़ॉर्मूला निकाला है पिछले 4-5 साल से कि हम ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसके अंदर काम नहीं करेंगे। हम वो काम करेंगे जो सऊदी अरेबिया ने और अमेरिका ने किया। और पैसे बनाए। अमेरिका ने पैसे कैसे बनाए? अमेरिका ने हमेशा टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर R&D किया और टेक्नोलॉजीज़ को उसके बाद डेवलप करने के बाद किसी को बोला आप हमें बना के दीजिए। दैट मीन्स गधों वाले काम, वही वाले जो आप वाले कम काम हैं, वो किसी और से करवाए। चाइना को बड़ी ब्यूटीफुली यूज़ किया, R&D की खुद और फैक्ट्रियाँ यहाँ पे लगवाकर यहाँ से इनसे गधों वाला काम करवाया, दिन-रात ये लगे रहे, अमेरिका के लिए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अब चाइना चाहता है कि वही काम हम भी करें, R&D हम खुद करें, उसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए जा रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन है, सोलर है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। और इन्होंने सारी कंट्रीज़ को इतनी मात दे दी है कि एप्पल ने अपनी गाड़ी निकालनी थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हुँ, उन्होंने कैंसल कर दिया प्लान को सिर्फ़ इसलिए कि चाइनीज़ को बीट कैसे करेंगे। टेस्ला की हालत खराब कर दी है 1-2 सालों के अंदर ही क्योंकि चाइना ने कॉपी कर लिया उनकी सारी टेक्नोलॉजीज़ को। यानी कि इनके अब जो फ़ोकस है, वो है टेक्नोलॉजी के ऊपर, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना और पूरे दुनिया में उसको एक्सपोर्ट करना। दूसरा बात, जैसे सऊदी अरेबिया ने पैसे बनाए, किससे? तेल से। अब चाइना को लगता है कि अब फ्यूचर तेल का नहीं है, अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को
अपनी व्हीकल्स को पूरे दुनिया में अगर एक्सपोर्ट करेंगे, तो हम वही काम करेंगे जैसे तेल को बेचने वाला काम सऊदी अरेबिया ने किया। लेकिन क्या दुनिया मेड इन चाइना की गाड़ी को खरीदेगी? तो आंसर है नहीं, क्योंकि विश्वास नहीं है। या कहीं न कहीं ये है कि भई ये कल को हमें तंग कर सकते हैं। चाइना हाँ। ने दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की गाड़ी, आपको हैरानी होगी, सऊदी अरेबिया में ही बना दी। उनको बोला कि बेटा मोहम्मद बिन सलमान, तेरे तो एमबीएस जो है उसके बीच में जो बी है उसका मतलब ही बिन नहीं है, बेटा है। और तुम एक काम करो, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की गाड़ी है, ये तुम इसकी फैक्ट्री अपने कंट्री में लगा लो, वहाँ पर बनाओ और पहले तुम तेल बेचते थे, अब तुम हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दो। और एमबीएस मान भी गए हैं। जो यहाँ पर एक कंपनी है बीवाईडी, बिल्ड योर ड्रीम करके उसका नाम है बीवाईडी का। ये ड्रीम बेच दिया है सऊदी अरेबिया को कि तेल तो तेरा गया तेल लेने, अब वो बिकेगा नहीं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना और पूरी दुनिया को बेच। तो ये काम है जहाँ पर इकोनॉमी अभी सर्वाइव कर रही है, बाकी और बड़ी पॉलिसीज़ हैं, उससे लेकिन आपको कोई लेना-देना लेकिन नहीं है। लेकिन लेकिन सर वो जो है ऑयल तो वैसे भी सऊदी अरब में कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 10 इयर्स में जो खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए वो टूरिज्म और दूसरी तरफ सऊदी अरब जा रहा है। लेकिन इलेक्शंस चल रहे हैं भारत में और भारत और चाइना का भी हम देखते हैं कि टेंशन एक बनी रहती है। आपके ख्याल से नई गवर्नमेंट जो आएगी, होपफुली मोदी जी की आएगी, अभी तक तो यही लग रहा है। तो आपके ख्याल से क्या दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ टेंशन कम की जाएगी या वही पॉलिसीज रहेंगी दोनों की कि बस ठीक है एक दूसरे के आज ऊपर अटैक करते रहो? आरज़ी पहली बात है कि भारत और चाइना के बीच में कोई टेंशन नहीं है। आप टेंशन ना लें उसके बारे में कि हमारी कोई टेंशन है, हमारी कोई टेंशन नहीं है। सर और लद्दाख में क्या आप लोग एक दूसरे को लड्डू खिला रहे होते हैं? हाँ, 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 वो लड्डू ही थे, पाव-पाव के। तो जैसे अच्छा। आपके वहाँ पे पाव-पाव, हाँ, वो पाव-पाव वाले लड्डू हम एक-दूसरे को देते रहते हैं कि यार तू भी खा ले, मैं भी खा लेता हूँ और कुछ भी नहीं है। और जो ये लद्दाख वाली जो गेम है या कहीं आप देखते हैं कि अरुणाचल में कभी कुछ कर दिया, ये सारे काम होते रहेंगे। ऐसे तो आपने भी कई बार मैप्स जूनागढ़ अपने लगा लिया, हैदराबाद अपने अंदर लगा लिया। कई होते हैं जो है ना बेवकूफ़ियाँ करते रहते हैं। हमें भी आदत पड़ गई है अब ऐसे नेबरर से साथ रहने की, कि जो बेवकूफ़ियाँ करते रहते हैं और जो दूसरे लोग हैं वो भी देखते हैं यार उन्होंने करी मैं भी कर नहीं, लेता हूँ। क्योंकि तो ये क्योंकि वाला हाल सर एक सेकंड सर, आपकी आपकी बात सॉरी काट रहे हैं सर, क्योंकि लास्ट टाइम जब इलेक्शंस हुए थे और मोदी जी सिलेक्ट हुए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो इलेक्ट हुए थे, सिलेक्ट नहीं इलेक्ट हुए हुए थे थे। सॉरी इलेक्ट हुए हमें आदत पड़ गई सर, हमारे यहाँ सेलेक्ट ही होते हैं तो हम वही बोलते तभी हैं। मैंने ठीक कर दिया। मैंने कहा क्योंकि आपने जो जानबूझकर ये वर्ड बोला है, मैं पहले करेक्ट कर दूँ आपको। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही है। तो मोदी हमें मुझे सोचना पड़ता है कि क्या हुए थे हमारी कंट्री के खिलाफ। तो उस वक़्त मोदी जी ने आके यही कहा था कि तमाम नेबर कंट्रीज़ जो है उनके साथ टर्म्स को बेहतर करने के लिए उन्होंने ऑफर की थी। इवन उस वक़्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी, इमरान खान को भी बड़ा अच्छा मैसेज उन्होंने दिया था, असर कोई नहीं हुआ ये अलग बात है। तो इस बार भी आपको लग रहा है कि जब गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होगी तो एक बार फिर जितने नेबर्स हैं, चाहे उसके साथ जितनी मर्ज़ी टेंशन चल रही हो, चाइना, पाकिस्तान, कुछ बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश की जाएगी? देखिए पाकिस्तान के साथ तो कोई भी चेंज नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। ना ट्रेड शुरू किया जाएगा, ना आपकी बात सुनी जाएगी, ना ही आपका फ़ोन रिसीव किया जाएगा। ये तो आप खुश रहिए कि आपको तसल्ली है अब कि आपके लिए कोई भी मुद्दा मोदी जी क्रिएट करने वाले नहीं हैं कि आप कहीं 1-2 वीडियोज़ बना लीजिए उस मुद्दे के ऊपर। पहली बात तो ये, करेंगे, करेंगे, कई करेंगे, शर्त लगा लें, करेंगे। चलो मैंने हम मोदी बात जी कर से लेंगे। कल रात को ही बात की है, वो कह रहे थे बिल्कुल फ़िक्र मत करो। मेरी भी बात हुई थी, कहते आरज़ू को बेवकूफ़ बनाने में मुझे मज़ा आता है, वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे आंसर दे दिया था उसका। तो ये तो चीज़ हो गई मोदी जी की। अब एज़ फार एज़ चाइना इज़ कंसर्न्ड, चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड है, हुँ। वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि डेफ़िसिट है हमारा 100 बिलियन से ज़्यादा चाइना के साथ। हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते। वो पॉलिसी थोड़ी-सी चेंज होगी। चेंज इन द सेंसेस कि अभी तक जो फिनिश्ड गुड्स चाइना से आ रहे थे हमारे देश में, वो बंद होते जा रहे हैं। अभी सिर्फ़ रॉ मटेरियल्स को हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता ये रॉ मटेरियल्स के ऊपर भी डिपेंडेंसी हमारी चाइना के ऊपर कम होने वाली है। तो आपका ट्रेड अब चाइना के साथ बढ़ने वाला है, हमारा चाइना के साथ ट्रेड कम होने वाला है, क्योंकि चाइना को अभी इंसानों की नहीं, गधों की ज़रूरत है, तो गधे आप ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे साथ जो हम लोग यहाँ से खरीद रहे थे, वो नहीं ले रहे कुछ भी और ये ट्रेड कम होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर चाइना दूसरों के साथ काम तब करता है जब दूसरा कंट्री वीक हो,
हम भी तभी काम करेंगे जब चाइना भी वीक होगा और चाइना इस वक़्त अच्छी तरह से वीक हो रहा है। वी आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू नेगोशिएट लेकिन लॉट ऑफ थिंग्स। मगर सर अब अगर हम अमेरिका की बात करें या कनाडा की बात करें तो भारत के अमेरिका और कनाडा के साथ भी जो है कुछ ना कुछ टसल चलती हुई हमने देखी लास्ट कुछ वीक्स में, चाहे वो खालिस्तान को लेकर हो, चाहे वो वहां पे जो एक्टिविस्ट रहते हैं या जो भी रहते हैं उनकी बात हो। और उसके बाद वहां के प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने उनके किसी फेस्टिवल में भी चले गए थे कनाडा के। तो आप इस इन सब चीजों को कैसे देख रहे हैं? आपके ख्याल से अमेरिका कनाडा जो है वो क्यों साथ नहीं दे रहे भारत का? चलिए मैं आपको ये इसका आंसर देता हूँ आप ही के कंट्री पाकिस्तान के। मत घसीटिएगा सर, हमने कुछ ना, नहीं ना, किया। ना, 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 आपको मैं आप ही की भाषा में समझाता हूँ कि जब नवाज़ शरीफ थे, तो किसी को दिक्कत नहीं थी। लेकिन हुँ, जब आपके बेस्ट प्रधानमंत्री इमरान खान बने, तो सारी दुनिया को दिक्कत होनी शुरू हो गई क्योंकि उन्होंने बोला, "मैं खान का बच्चा हूँ, मैं पठान हूँ, मैं झुकता नहीं किसी के सामने।" तो इन्होंने सबको गाली-गलौज करना शुरू कर दिया, आँखें दिखानी शुरू कर दी। तो अमेरिका भी अगेंस्ट हो गया, कनाडा भी अगेंस्ट हो गया, सऊदी भी हो गया, चाइना भी हो गया और भई बाकी तो होने ही थे, जो आस-पास के कंट्रीज़ थे। क्यों? क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं, इन्हें दादागिरी किसी की पसंद नहीं है। भारत वैसे तो जैसे उन्होंने बदतमीज़ियाँ करी थी इमरान खान की, हम वो वाला काम नहीं करते। लेकिन हाँ, हम बदतमीज़ी की तरह आंसर ज़रूर देते हैं, उन्हीं के कंट्री में बैठकर, जैसे जयशंकर जी की। आपने तो बड़ी वीडियोज़ बनाई हैं उनके ऊपर कि जैसे जवाब देते हैं, जाकर अमेरिका में बैठकर। ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है इन गोरों को। इनको लगता है कि ये एशियन कंट्रीज़ हमारे सामने झुकते रहें क्योंकि हम अमीर हैं, असी गोरे हैं, तुसी काले हो। हम ये चीज़ें जो मर्ज़ी बोलें, आप जवाब नहीं दे सकते। लेकिन अब जब उनको जॉब मिल रहा है तो थोड़ा-सा वो तनकी है कि यार जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तब से हमने ये काम करना शुरू किया। कांग्रेस के टाइम पर तो हम कुछ भी करते नहीं थे और मोदी जी ने बोला भी था एक बार कि कांग्रेस की गवर्नमेंट के जब भी प्रधानमंत्री अमेरिका में जाते थे तो उनको ऐसे ट्रीट किया जाता था कि लाइन की आखिरी लाइन में जब भी कोई फोटो सेशन होता था, वहाँ पर खड़ा किया जाता था। आपको तो पता ही है, आजकल आप वहीं पे खड़े होते हो। तो इसलिए जो ये जो अभी नया भारत है, इसमें मोदी जी सेंटर स्टेज पे होते हैं, बाइडेन साइड पे होता है, मोदी जी सेंटर में खड़े होते हैं। आप कोई भी फ़ोटो सेशन हुँ। लेके देख लीजिए। अब ये चीज़ों को वेस्ट बर्दाश्त नहीं करता कि यार ये कंट्री जिसके ऊपर हमने राज किया, आज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं और हमें उनके पास जाना पड़ रहा है। उनको रिस्पेक्ट भी देनी पड़ती है। कहीं न कहीं ये तनकी है उनके अंदर, इसलिए ये सारे काम होते हैं। चिंता मत कीजिए, 4 जून के बाद ये परमानेंटली खत्म हो जाएगा। लेकिन आप यही बात अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया में इस वक्त बहुत टफ कंपटीशन हो रहा है। पहले लग रहा था कि बहुत आसानी से जो है वो बीजेपी आगे की तरफ चली जाएगी, लेकिन अभी जहां तक मेरी लोगों से बात हुई है या मैंने सोशल मीडिया देखा है तो लग ये रहा है कि थोड़ा टफ टाइम मिल रहा है बीजेपी को। उसकी क्या रीजन है? जबकि काम तो बहुत किया है। मतलब अगर आप कंट्री में देख लें, चाहे आप इंटरनेशनली देख लें, ये तो सभी मान रहे हैं कि मोदी जी की गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा काम किया है इकोनॉमी पे भी और कई दूसरी चीजों पे। फिर ये टफ टाइम क्यों मिल रहा है उनको? आरज़ू जी इलेक्शंस ज़मीन पे लड़े जाते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं लड़े जाते। सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ ओपिनियंस शेयर होती हम्म। हैं। अगर आप ज़मीन पे बात करेंगे तो वाक़ई में मोदी जी के लिए सपोर्ट है। जो जिहादी हमारे कंट्री में भी 25-30 करोड़ रहते हैं, वो भी अब सपोर्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने भी मोदी जी को। तो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि एक बड़ा चेंज है माइंडसेट के अंदर कि यार हमें बेवकूफ़ बनाया गया, चलो इनको अकल आनी शुरू हुई कि इनको भी किसी ने बेवकूफ़ बनाया है 75 सालों में। इनको अब आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं वहाँ से कि अगर कुछ मिला है, तो मोदी जी के टाइम के अंदर मिला है, बिना डिस्क्रिमिनेशन के मिला है और इसलिए थोड़ा-सा चेंज है। सोशल मीडिया के ऊपर जो आप चीज़ें देखती हैं और बड़े फ़ेवरेट आपके कई लोग हैं, जो जर्मनी पे बिलॉन्ग करते हैं, कोई अमेरिका में बैठे हुए हैं और वो उल्टी-सीधी बातें बोलते रहते हैं कि मोदी जी ऐसे हैं, वैसे हैं और उनकी वीडियोज़ आपके कंट्री में वायरल भी बड़ी होती हैं और आपके तो मौलवी भी बोलते हैं कि सानू बड़ा पसंद है बंदा ये वाला, जर्मन शेफर्ड। लेकिन क्या होता है कि ये सिर्फ़ सोशल मीडिया की गेम्स हैं, ज़मीन के ऊपर थोड़े-से चांसेस डिफरेंट हैं और जिनकी आप बात बोल रही हैं कि जो मंदिरों में चक्कर लगा रहे हैं आजकल, आपके चैनल पे भी कई बार आते हैं, वो बोलते हैं कि यार मोदी जी तो आने वाले नहीं हैं। मैंने आप ही के चैनल पे सुना भी था उनको। ऐसी बातों के ऊपर विश्वास मत कीजिए। वो क्या रीज़न है उनका ये बोलने का मुझे समझ नहीं आती बट एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी कुछ डिफरेंट है जो आपको दिखाई दे रही है और सोशल मीडिया के ऊपर
आपको वही दिखता है जो आप देखना चाहती हैं। ये तो आपको समझ आ गया होगा। तो एज़ अ बिल्कुल। पाकिस्तानी मुझे लगता है कि आप भी चाहती हैं कि मोदी जी ना आएँ, प राहुल नहीं, गांधी आ जाए नहीं, तो नहीं। कितना बढ़िया हो जाएगा। सर मैं तो हमेशा से मोदी जी की फ़ैन हूँ और डॉक्टर जयशंकर की स्पेशली मोदी जी से भी ज़्यादा नंबर जो है डॉक्टर जयशंकर के हैं और मेरे पास जो लोग कनाडा, अमेरिका से आते हैं वो तो हमेशा मोदी जी की तारीफ़ ही करते हैं और मोदी जी को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। आई डोंट नो आप कौन से अमेरिका, कनाडा के लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं पाकिस्तान में भी अभी बहुत फ़ैन फ़ॉलोइंग है मोदी जी की। हैरत की बात है मगर मगर है, लोग तारीफ़ कर रहे हैं। और ऐसे-ऐसे लोग कर रहे हैं जिनको आप कहिए कि जब मैं हमेशा बताती हूँ कि जो छोटे इलाकों से हैं, गाँव से हैं और इस तरह के एरियाज़ में अगर आप जाके बात करें ना, तो वो तारीफ़ कर रहे हैं मोदी जी की और ये बहुत बड़ी भारत अचीवमेंट में मैं भी समझती हूँ भारत के प्राइम मिनिस्टर के लिए। भारत में भी यही हाल है कि जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो अपने आप को एजुकेटेड क्लास समझते हैं, उनके अंदर फिर भी आपको कोई ना कोई ओपिनियन अगेंस्ट हाँ, मिल जाएगा। लेकिन जब आप गाँव में जाते हैं, भारत के अंदर भी, वहाँ पर जो फैन फॉलोइंग है मोदी जी के लिए या उनके कामों के लिए, वो ट्रेमेंडस है और जो वोटर है, वो शहरों में कम है, गाँव में ज़्यादा है। इसलिए कुछ भी होने वाला नहीं है। आपकी जो है ना ये जो है कि टफ टाइम है, हो सकता है राहुल गांधी आ जाए और नहीं, नहीं, मोहब्बत नहीं। की दुकान शुरू कर दे। नहीं होगा, चिंता नहीं नहीं, कीजिए। नहीं। राहुल गांधी के आने का कोई चांस नहीं है, लेकिन बहरहाल टफ टाइम इस तरह से आ रहा है कि या तो पब्लिक बाहर कम निकल रही है या ये कि जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन ये एक किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए 2019 से अगर मैं बात करूं उस वक्त बहुत नेगेटिव एक इमेज था मोदी जी का और कई लोगों में था तो उस वो कम होता चला गया है और अभी तो ये हाल है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आप किसी को अगर पंजाब का गांव हो, केपी के हो या सिंध हो, वहां पे भी अगर आप बात करें तो वो तारीफ करते दिखाई देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज है और बहुत हैरत की बात है कि और इसमें यकीनन क्रेडिट जो है वो सारा सोशल मीडिया को जाता है क्योंकि वहीं से लोग इंफॉर्मेशन ज्यादातर ले रहे हैं आजकल। तो वहां पे भी एक और नेगेटिव भी है बात इतनी एक नहीं और भी है। चीज़ है कि मोदी जी ने जो काम करे हैं हम्म। भई आपके कंट्री के अंदर लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि जैसे मोदी जी ने काम किया है, काश हमारे पास भी कोई ऐसा आदमी आ जाए जो कुछ काम कर दे। लेकिन काम करने के लिए देखिए कुछ चाहिए होता है, तो अब मदरसों में तो वो चीज़ें मिल नहीं सकती जो काम करने के लिए चाहिए होती हैं। सर सब तो तो मुझे लगता मदरसों में से नहीं आ रहे ना, आपके यहाँ तो बहुत से लोग मदरसों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी वो और तरह की बात करते हैं, तो मतलब हर तरह के लोग हर जगह होते हैं, मैं ये कह रही हूँ। क्या हर कोई तो मदरसे से नहीं आ रहा ना इंडिया में, जो अगर दूसरी पार्टीज़ हैं पॉलिटिकल नहीं हमारे पार्टीज़ हैं, वो सब हमारे पास मदरसे से तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो उसकी कोई और रीज़न भी हो सकती है। जो नेगेटिव कर रहे हैं वो वाले बात कर रहे हैं लोग, जो मदरसा छाप लोगों से वास्ता रखते हैं, उन्हीं की बात बोलते हैं और उन्हीं से एजेंडाज़ भी क्रिएट करते हैं। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको मदरसा छाप लोग ही चाहिए जो पढ़े हों वहाँ से। कई बार आपके कंसल्टेंट भी बन सकते हैं मदरसा छाप, तो हमारे पास भी ऐसे घरों की कमी नहीं है। मैं लेकिन दाद देता हूँ आपकी कंट्री की, कि जितने गधे उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किए, पकड़-पकड़ के उन्होंने उनको एक्सपोर्ट कर दिया चाइना को। मैं आपसे बोलता हूँ कि भी आप मोदी जी को ये फ़ॉर्मूला ज़रूर दें क्योंकि आपकी तो बात होती रहती है उनसे। उसके बाद फिर आपसे बात करने के बाद मेरे से करेंगे कि आरज़ू का फ़ोन आया था, उन्होंने ये फ़ॉर्मूला दिया है, क्या करें? जैसे आपने गधे चाइना को एक्सपोर्ट करे हैं, आप मोदी जी को भी ये फ़ॉर्मूला दे दीजिए कि ये 25-30 करोड़ गधे हैं, इनको भी एक्सपोर्ट करने का फ़ॉर्मूला बनाइए, बाकी काम मैं कर दूँगा चाइना में बैठकर उन गधों का। तो आप ये फ़ॉर्मूला प्लीज़ मोदी जी से अगली बार बात करते हुए आप बता देना उनको। बिल्कुल, मेरी नेक्स्ट टाइम बात होगी तो मैं डेफिनिटली उनको बता दूँगी। आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाओ, जब आपकी बात हो तो आप उनसे कन्फर्म भी कर लिएगा। थैंक यू मैं सो करूँगा। मच कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू सो थैंक यू। और फिर लोग कहेंगे कितने नॉन सीरियस लोग हैं। नहीं, वी वर वेरी सीरियस क्या बात कर रही हैं आप? हम तो नॉन हाँ सीरियस ना, कभी होते ही नहीं है। इतना सही बात है। इम्पोर्टेंट मुद्दा ये चाइनीज़ चाइनीज़ शी जिनपिंग का मुद्दा हो, मोदी जी का मुद्दा हो और हम सीरियस ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। थैंक यू सो हुँ। मच।